अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 7 की जो एक्सरसाइज मैं आप लोगों को भेज चुकी हूँ वो एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको सारी एक्सरसाइजेस जो हैं उसमें वो अच्छे से समझ आ जाएं, और अगर पेपर में थोड़ा घुमा के भी आ जाता है तो आप लोग कर लो उसको। अच्छा, इसमें हमने सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सारी एक्सरसाइजेस हमने नहीं की, हमने क्वेश्चन आंसर्स भी नहीं किए, रीडिंग भी नहीं की, क्योंकि वो चीज़ें इंक्लूडेड नहीं हैं आपके सिलेबस में। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ B1 एक्सरसाइज, B2, C1, C2 और C3 एक्सरसाइजेस जो हैं इस चैप्टर में से ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, तो हम यही करेंगे। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि हमने रीडिंग नहीं की या क्वेश्चन आंसर्स नहीं कराए टीचर ने, ये वो। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहली एक्सरसाइज है पंक्चुएशन की। ठीक है, पंक्चुएशन क्या होती है? जब किसी सेंटेंस में कोई किसी जगह पे जहाँ पे कैपिटल लेटर आना होता है वो ना लिखा हो, या फिर जहाँ फुल स्टॉप आना हो यानी कि पॉज आना हो वो ना डाला हो, या जहाँ पे कॉमा आना हो, कॉमा भी पॉज के लिए होता है, या जहाँ कॉमा आना हो तो कॉमा वहाँ पे ना डाला हो, या इन्वर्टेड कॉमास ना डाले हों, तो वहाँ पे ये चीज़ें डालना जो होता है उसको कहते हैं पंक्चुएशन। ठीक है, अब मैं आपको बारी बारी सारे सेंटेंसेस पढ़ के समझाती रहती हूँ कि हम कहाँ पे क्या चीज़ लगाएंगे और क्यों लगाएंगे। ठीक है, पहला सेंटेंस है, येस इट्स ऑल लुकिंग अ लिटिल क्रम्पल्ड ही थॉट टू हिमसेल्फ। क्रम्पल्ड का मतलब है चुरमुर हुआ होना, जैसे हमारी बेडशीट जो होती है वो उस पर हम सो के उठते हैं तो वो चुरमुर हुई होती है, हमारे कपड़े भी इवन चुरमुर हुए होते हैं, तो उसको कहते हैं बल आ जाना, उस चीज़ को कहते हैं क्रम्पल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे वो अपने कपड़ों के बारे में कह रहा है कि मेरे कपड़े थोड़े से क्रम्पल्ड हुए हुए हैं, थोड़े से चुरमुर हुए हुए हैं। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले तो येस जो है उसके वाई को हम कैपिटल करेंगे, क्योंकि सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो येस का वाई जो है वो कैपिटल होगा। और जो बात हमें पता है कि उसने सोची है, ये उसके वर्ड्स थे, तो जब किसी के हम वर्ड्स एज इट इज़ कोट कर रहे होते हैं ना, एज इट इज़ उसके वर्ड्स को हम लिख रहे होते हैं, तो उनको हम इन्वर्टेड कोमास में लिखते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे होता कि ही थॉट दैट हिज क्लोथ्स वर ऑल क्रम्पल्ड, कि उसने सोचा कि मेरे कपड़े बिल्कुल चुरमुर हुए हुए हैं, तो फिर हम इन्वर्टेड कोमास ना लगाते, क्योंकि हम ये कह रहे होते हैं कि उसने ये सोचा। लेकिन अब यहाँ पे मैं ये कह रही हूँ कि उसने ये सोचा, और मैं एज़ इट इज़ वो बात लिख रही हूँ जो उसने सोची। ठीक है, तो यानी उसने सोचा कि मेरे कपड़े थोड़े से क्रम्पल्ड हुए हुए हैं। ठीक है, अगर मैं उसके बारे में ये बात कहूँगी कि उसने ये सोचा, तो मैं कहूँगी उसने सोचा कि उसके कपड़े चुरमुर हुए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे मैं कह रही हूँ उसने सोचा कि मेरे कपड़े चुरमुर हुए हुए हैं, तो इसका मतलब कि जो बात उसने की थी मैं एज़ इट इज़ वही बात लिख रही हूँ, सेम टू सेम। तो जब हम वही सेम बात लिखते हैं तो फिर हम उसको इन्वर्टेड कोमास में डालते हैं। तो येस से लेके क्रम्पल तक सारा जो सेंटेंस है ये इन्वर्टेड कोमास में चला जाएगा, और येस के बाद एक कॉमा आएगा, क्योंकि ऐसे बात हो रही है येस, हाँ इट्स ऑल लुकिंग अ लिटिल क्रम्पल्ड, तो येस के बाद थोड़ा सा एक पॉज है, थोड़ा सा वक्फा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कॉमा डाल देंगे। और क्रम्पल्ड के बाद भी कॉमा होगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा। आगे ये भी है ही थॉट टू हिमसेल्फ, तो यहाँ पे क्योंकि सेंटेंस ख़त्म नहीं हो रहा तो यहाँ पे भी एक कॉमा आएगा, और ये पूरा जो है येस से लेके क्रम्पल्ड तक ये सारा इन्वर्टेड कोमास में चला जाएगा। उसके बाद ही थॉट टू हिमसेल्फ के बाद फुल स्टॉप होगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस एंड हो रहा है। ठीक है, जब हमने दो सेंटेंसेस के बीच में गैप देना हो, वक्फा देना हो, तो फिर हम उनके बीच में फुल स्टॉप लगाते हैं। अगर हमने एक ही सेंटेंस में थोड़ा सा वक्फा देना हो तो फिर हम उसमें कॉमा लगाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें। अच्छा, इट्स जो है इसमें एस से पहले अपॉस्ट्रफी आएगा। अपॉस्ट्रफी जो कॉमा टाइप ही होता है, लेकिन कॉमा तो बिल्कुल लेकिन नीचे लाइन के साथ होता है ना, तो अपॉस्ट्रफी जो होता है वो ऊपर होता है, यानी टी और एस के बीच में ऊपर आएगा, जैसे मैंने आप लोगों को सोल्यूशन में भेजा हुआ है वैसे। क्योंकि
ये बात हो रही है इट्स, इट इज़ से इट्स बना है, तो इसका मतलब तो जब इट इज़ से इट्स बनता है तो फिर उसमें हम लोग अपॉस्ट्रफी डालते हैं एस से पहले। उसके बाद नेक्स्ट देखें, सिटिंग प्लीज़ सेड द मैन पॉइंटिंग टू एन एम्प्टी चेयर। सिटिंग प्लीज़, यहाँ पे जो आदमी था उसकी शायद कोई मतलब उसकी इंग्लिश कमज़ोर उन्होंने दिखाई है कि उसको प्रॉपर इंग्लिश नहीं आती, तो उसने यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक की हुई है। सिटिंग प्लीज़ नहीं आ सकता इधर, यहाँ पे सिट प्लीज़ आ सकता है कि बैठें प्लीज़, क्योंकि सिटिंग प्लीज़ का क्या मतलब होता है, सिटिंग हम तब कहते हैं ही इज़ सिटिंग, वो बैठा हुआ है, या आई एम सिटिंग, मैं बैठ रही हूँ, ही सिटिंग ऑन द चेयर, वो चेयर पे बैठा हुआ है। तो हमने ये तो नहीं ना कहना कि बैठे हुए हैं आप प्लीज़, इस तरह की कोई बात नहीं करनी, हमने उसे ये कहना है कि आप प्लीज़ बैठें, तो उसके लिए सिट प्लीज़ आता है। तो यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इसलिए हम कोई आप लोगों ने मतलब वो नहीं लेना कि ये क्या सेंटेंस है। यहाँ पे उन्होंने चैप्टर में ही ऐसे दिखाया हुआ है कि उसने ग्रामेटिकल मिस्टेक की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे सिटिंग प्लीज़ क्योंकि उसने कहा है तो ये भी इन्वर्टेड कोमास में आ जाएगा, और सिटिंग और प्लीज़ दोनों के बीच में भी कॉमा होगा, थोड़ा सा वक्फा होगा, बैठें प्लीज़, इस तरह से बात हो रही है। और प्लीज़ के बाद भी कॉमा होगा क्योंकि सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा, ठीक है। और सिटिंग प्लीज़ दोनों जो हैं वो इन्वर्टेड कॉमास में हैं। उसके बाद सेड द मैन के बाद भी कॉमा है क्योंकि यहाँ पे भी जो सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं हुआ। सेंटेंस तो कंप्लीट हो रहा है पॉइंटिंग टू एन एम्प्टी चेयर पे, तो चेयर के बाद फुल स्टॉप होगा, और मैन और पॉइंटिंग के बीच में भी कॉमा होगा क्योंकि सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ इधर, ठीक है। और जब कॉमा के बाद दोबारा से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वहाँ पे हमें कैपिटल लेटर लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब फुल स्टॉप के बाद नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो तो वहाँ पे जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है, said Danish Naziruddin Pirzada to himself as he sat down, 2 words। अब जो वर्ड है इससे इमोशन पता चल रहा है कि लाइक हो सकता है वो थका हुआ हो या उसने कोई सैड बात हो, तो तब हम कहते हैं, हम थके हुए हों तब हम कहते हैं। तो जब भी मतलब हम यूज़ करेंगे तो हम तभी करेंगे जब हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाह रहे होंगे, ठीक है। तो जब इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं किसी वर्ड से, जैसे हो गया हुर्रे या वाओ, इस तरह के कोई वर्ड्स, तो उनके बाद हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। जो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन में के बाद लगाया हुआ है उसको आप एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। और ये पूरा जो है और एक्सक्लेमेशन मार्क ये पूरा इन्वर्टेड कोमास में आ जाएगा क्योंकि ये भी उसने कहा था, उसने दानिश नज़ीरुद्दीन जो था उसने कहा था तो क्योंकि वो जो उसने बोला था वो हमने एज इट इज़ कोट कर दिया, तो ये भी इन्वर्टेड कोमास में आ जाएगा। उसके बाद सेड दानिश नज़ीरुद्दीन पीरज़ादा टू हिमसेल्फ एज ही सैट डाउन के बाद फुल स्टॉप है क्योंकि एक्चुअल में चैप्टर के मुताबिक अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। हाँ जी, चैप्टर के मुताबिक देखें तो वहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है और फुल स्टॉप लगा हुआ है उधर, क्योंकि वैसे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे बात पूरी हो रही है कि सेड दानिश नज़ीरुद्दीन पीरज़ादा एज ही सैट डाउन, कि जब वो बैठ गया तो बैठते हुए उसने ये कहा, तो यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है तो यहाँ पे फुल स्टॉप लग जाएगा और आगे वो अलग एक नई बात कर रहे हैं 2 वर्ड्स, तो 2 वर्ड्स भी इन्वर्टेड कॉमास में आ जाएगा क्योंकि ये उसने बोला है। ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने चैप्टर रीड किया है, तो इसलिए मुझे आइडिया है कि कहाँ पे वो कौन सी नई बात करे, कहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। आप लोगों ने ये चैप्टर रीड नहीं किया क्योंकि ये था नहीं इसकी रीडिंग आपके सिलेबस में, तो इसलिए शायद आपको आइडिया ना हो, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ अच्छे से ताकि आप लोगों को पता चल जाए। उसके बाद 4th वाला सेंटेंस है वेयर इज़ इट का भी W कैपिटल होगा, और वेयर इज़ इट के बाद
क्वेश्चन मार्क लगेगा और ये पूरा जो है वेयर इज़ इट और क्वेश्चन मार्क ये पूरा इन्वर्टेड कोमास में आ जाएगा। उसके बाद आई आस्क्ड यू टू ट्रिम माई बियर्ड, मैंने तुम्हें कहा था मेरी बियर्ड मेरी दाढ़ी को ट्रिम करो, हल्का हल्का ट्रिम कर दो या काट दो हल्का हल्का। इसके बाद कॉमा आएगा, नॉट शोव इट ऑफ, ये नहीं कहा, नॉट शेव इट ऑफ ये नहीं कहा था कि उसको बिल्कुल ही तुम शेव कर दो, मतलब शेव बिल्कुल शेव करके तो वो कर दो, मतलब बिल्कुल उतार दो उसको। इस शेव इट ऑफ के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा। और इसमें सोल्यूशन में मैंने अभी देखा है कि मैंने शेव को शोव लिखा हुआ है बाय मिस्टेक, तो इसको आप लोग ठीक कर लें। अच्छा जी, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाएं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में वर्ड्स ऑपोजिट्स हैं, कुछ वर्ड्स उन्होंने हमें दिए हुए हैं जिनके हमने ऑपोजिट्स लिखने हैं, यानी कि उनके उल्ट लिखने हैं या उनके मुतज़ाद लिखने हैं। पहला है लास्ट, यानी कि आखिरी, उसका ऑपोजिट होगा फर्स्ट, ऑब्वियस है। उसके बाद नेक्स्ट है अप्रॉक्सीमेटली, अप्रॉक्सीमेटली होता है तकरीबन, तकरीबन जैसे हम कहते हैं ना कि तकरीबन 1 बजे फ़लानी चीज़ हो गई या ये हो गया वो हो गया, ठीक है। तो वो तकरीबन जब मतलब हम श्योर नहीं होते किसी चीज़ के बारे में कि कितनी क्वांटिटी है या कितने बजे फ़लाना कोई चीज़ काम हुआ था, तो वहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेटली यानी कि तकरीबन का वर्ड यूज़ करते हैं। तो उसका ऑपोजिट होगा प्रिसाइज़ली। प्रिसाइज़ली तब यूज़ होता है जब हम एक्यूरेट बताते हैं कि एक्यूरेट इतने बजे ये काम हुआ, या मुझे एक्यूरेटली इतनी फ़लानी चीज़ चाहिए, कोई भी चीज़, ठीक है, कि मुझे पूरे 10 किलो समझ लें आम चाहिए, ठीक है। तो जब हमने एग्जैक्टली बताना होता है कि इतनी क्वांटिटी या इतने टाइम पे, तो तब हम प्रिसाइज़ली का वर्ड यूज़ करते हैं, और अप्रॉक्सीमेटली तब यूज़ करते हैं जब हमने तकरीबन की बात करनी हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फेल। फेल मतलब गिरना, और उसका ऑपोजिट है, सॉरी वर्ड है हमारे पास रोज़, रोज़ होता है उभरना, और उसका ऑपोजिट है फेल। फेल का मतलब गिर जाना या जिसको हम कहेंगे कि दब जाना, नीचे की तरफ आ जाना, ठीक है, तो वो होगा फेल। उसके बाद करेक्ट है नेक्स्ट वर्ड, उसका ऑपोजिट है इनकरेक्ट। फिर नेक्स्ट वर्ड है मैनी यानी काफ़ी सारे, उसका ऑपोजिट है फ्यू यानी कि कुछ, चंद। फिर ओपन, उसका ऑपोजिट है क्लोज़। फिर स्लोनेस, स्लोनेस यानी कि किसी की स्लोनेस यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव लिया है उन्होंने, क्योंकि स्लो अगर होता तो वो बस ये होता कि स्लो की बात हो रही है, लेकिन स्लोनेस किसी का एडजेक्टिव के तौर पे लिया हुआ है कि किसी कोई बंदा जो है वो बहुत स्लो है या इस तरह, तो उसका ऑपोजिट यहाँ पे स्पीड आ जाएगा। फिर है फॉरगेट, फॉरगेट का मतलब भूल जाना, उसका ऑपोजिट है रिमेंबर, याद रखना, ठीक है। अच्छा जी अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है प्रेजेंट पार्टिसिपल्स की। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये लर्न करेंगे कि पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, ठीक है। पार्टिसिपल कोई ऐसा वर्ड होता है कि जब आप किसी वर्ब को एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ कर सको, यानी कि किसी वर्ब को उसके साथ कुछ एडिशन करके आप उसको एज एन एडजेक्टिव यानी किसी की खूबी बयान करने के लिए यूज़ करो, तो वो होता है पार्टिसिपल, ठीक है। यानी वर्ब के साथ आप कुछ ऐड करके ing या en इस तरह का कुछ ऐड करके जब उसको आप एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हो, यानी कि किसी नाउन की खूबी बयान करने के लिए उसको यूज़ करते हो, तो वो होता है पार्टिसिपल, ठीक है। यहाँ पे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ रहे हैं, एक पास्ट पार्टिसिपल भी होता है लेकिन वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है, जब आप वर्ब के साथ ing ऐड करते हो, यानी कि जंप से जंपिंग, क्राई से क्राइंग या ईट से ईटिंग, तो ये हो जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। अब हम अगर वर्ब को ing की फॉर्म में यूज़ करें तो वो हम कैसे करेंगे कि शी इज़ ईटिंग बनाना या
ही इज़ जंपिंग ऑन द बेड, इस तरह का कुछ। लेकिन जब हम इसी जंपिंग को ही यानी जंप वर्ब प्लस ing को हम एज प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं तो वो हम इस तरह से उसको यूज़ करते हैं कि उससे हमें नाउन की खूबी पता चल रही होती है। अभी जो हमने वर्ब, जब हमने इसे एज अ वर्ब यूज़ किया तो हमें क्या पता चल रहा था कि नाउन क्या काम कर रहा है ना। यानी कि शी इज़ ईटिंग अ मैंगो, तो इससे हमें पता चल रहा है कि वो लड़की जो है वो क्या काम कर रही है। उससे हमें उसकी खूबी नहीं पता चल रही, उससे हमें ये पता चल रहा है कि वो ये काम कर रही है, ठीक है। तो जब हम जंपिंग को या किसी भी प्रेजेंट पार्टिसिपल को मतलब उसको एज अ पार्टिसिपल यूज़ करेंगे वर्ब प्लस ing को, तो उससे हमें नाउन की खूबी पता चलेगी। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिनसे आपको समझ आएगी कि कैसे हम किसी वर्ब प्लस ing को एज अ पार्टिसिपल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई सॉ अ डॉग जंपिंग ओवर द फेंस। अगर मैंने किसी डॉग के बारे में कहना हो कि वो जंप कर रहा था तो मैं कहूँगी कि द डॉग वॉज जंपिंग, डॉग जंप कर रहा था। यहाँ पे जंप उसका नाउन, उसका वर्ब होगा। डॉग नाउन है और उसका वर्ब होगा जंपिंग, कि वो जंप कर रहे। लेकिन अब यहाँ पे मैं जंपिंग को एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ कर रही हूँ तो ये क्या करेगा, ये डॉग की खूबी बयान करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, आई सॉ अ डॉग, मैंने एक डॉग देखा जंपिंग ओवर द फेंस, जो कि फेंस के ऊपर से जंप कर रहा था। तो ये उस डॉग की खूबी हो गई है कि वो डॉग कौन सा था, क्या स्पेशल था उस डॉग में कि वो फेंस के ऊपर से जंप कर रहा था। तो यहाँ पे हमने जंपिंग को, है तो वही वर्ब प्लस ing है, लेकिन यहाँ पे हमने इसको एज अ पार्टिसिपल यूज़ किया है। यहाँ पे ये वर्ब नहीं है, यहाँ पे ये पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। और आगे चलें तो आई वॉच्ड माई फादर ईटिंग हिज डिनर। अब यहाँ पे अगर मैं ईटिंग को फादर के लिए एज अ वर्ब यूज़ करूँ तो वो होगा कि माई फादर वॉज ईटिंग हिज डिनर या माई फादर इज़ ईटिंग हिज डिनर। लेकिन जब मैं फादर की खूबी बयान करने के लिए यूज़ करूँगी ईटिंग को तो मैं लिखूँगी आई वॉच्ड माई फादर ईटिंग हिज डिनर। मैंने अपने फादर को देखा। यहाँ पे अब वर्ब क्या है, देखना, जो कि मैंने किया है। वर्ब यहाँ पे मैंने किया, मैंने उन्हें देखा। और फादर की खूबी क्या बयान हो रही है कि ईटिंग हिज डिनर, जो कि अपना खाना खा रहे थे, ठीक है। तो ये फादर की खूबी आ गई कि फ़ादर उस वक्त अपना खाना खा रहे थे। उसके बाद एक दो और एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। वी कैन द जंपिंग डॉग सडनली बार्क्ड, के द जंपिंग डॉग सडनली बार्क्ड। अगर मैंने कहना हो, ये मैंने पहले भी बताया कि जंपिंग को अगर मैं डॉग के लिए एज अ वर्ब यूज़ करूँ तो मैं लिखूँगी कि द डॉग वॉज जंपिंग। लेकिन यहाँ पे मैं जंपिंग को एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ कर रही हूँ, तो इट मीन्स के जंपिंग हमें डॉग की एज अ डॉग का एडजेक्टिव के तौर पे हम उसे यूज़ करेंगे और वो हमें डॉग की खूबी बताएगा कि क्या स्पेशल था उस डॉग में। तो द जंपिंग डॉग सडनली बार्क्ड का मतलब कि वो कुत्ता जो जंप कर रहा था उसने अचानक बार्क किया। अब बार्क यहाँ पे वर्ब है कि उसने बार्क किया और नाउन यहाँ पे डॉग है। और खूबी क्या है नाउन की कि वो जंपिंग डॉग था, वो डॉग जो जंप कर रहा था उसने अचानक से बार्क किया, ठीक है। उसके बाद अ स्लीपिंग डॉग शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड। अब यहाँ पे भी डॉग नाउन है और उसकी खूबी क्या है कि वो सो रहा हो, ठीक है। जो कुत्ता सो रहा हो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है। अ डॉग, स्लीपिंग डॉग शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड, कि जो कुत्ता सो रहा हो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो कुत्ते की खूबी क्या है कि सोने वाला कुत्ता, जो कुत्ता सो रहा हो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने हमें कुछ हाफ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हमने उनको कंप्लीट करना है उनके साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल्स ऐड करके, ठीक है। तो द मैन कॉट द बॉयज़, आदमी ने लड़कों को पकड़ा, ईटिंग मैंगोज़ फ्रॉम हिज ट्री, जो कि उसके ट्री से मैंगोज़ आम खा रहे थे, ठीक है। उसने, आदमी ने लड़कों को पकड़ा। यहाँ पे कॉट जो है वो वर्ब है और बॉयज़ यहाँ पे नाउन है। लेकिन नाउन की खूबी क्या है, बॉयज़ की खूबी क्या है
कि ईटिंग मैंगोज़ फ्रॉम हिज ट्री, वो लड़के जो उसके ट्री से, उसके दरख्त से आम उतार के खा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी ईटिंग मैंगोज़ फ्रॉम हिज ट्री जो है, ये यहाँ पे ईटिंग जो है ये एज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ हुआ है। बॉयज़ की खूबी बता रहा है कि बॉयज़ की खूबी क्या थी कि वो उसके ट्री से आम चोरी करके खा रहे थे। वी स्पेंट द आफ्टरनून, हमने दोपहर गुजारी, ड्रीमिंग ऑफ द सी, किस तरह से समंदर के बारे में सोचते हुए या समंदर के बारे में ख्वाब देखते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रीमिंग जो है वो एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। और किसका एडजेक्टिव है ये? आफ्टरनून का एडजेक्टिव है, यानी आफ्टरनून नाउन है और उसका एडजेक्टिव क्या है? ड्रीमिंग ऑफ द सी, यानी कि ख्वाब देखते हुए या सोचते हुए। शी लॉक्ड द कबर्ड कंटेनिंग द गोल्ड ज्वेलरी, उसने कबर्ड को लॉक किया और कबर्ड की खूबी क्या थी कि वो उसके अंदर गोल्ड की ज्वेलरी थी, कंटेनिंग कि वो कंटेन कर रही थी गोल्ड की ज्वेलरी को, ठीक है। तो यहाँ पे भी कंटेनिंग जो है वो एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, वो खूबी बयान कर रहा है कबर्ड की, कि कबर्ड की खूबी क्या थी कि इट वाज कंटेनिंग द गोल्ड ज्वेलरी, कि उसके अंदर गोल्ड की ज्वेलरी थी, ठीक है। अब आगे है जी एक्सरसाइज के हमने फ्यूचर टेंस और गोइंग टू को आपस में रिलेट करना है, ठीक है। समटाइम्स भी अब मैं बुक से आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो बुक में लिखा हुआ है, आप लोग भी वो पढ़ लें। समटाइम्स वी यूज़ द वर्ड्स गोइंग टू इन प्लेस ऑफ द फ्यूचर टेंस, वो कह रहे हैं कि हम कभी कभी फ्यूचर टेंस में विल या शैल की जगह गोइंग टू यूज़ करते हैं। टू टेल अस व्हाट इज़ अबाउट टू हैपन इन द फ्यूचर, बताने के लिए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है। ये बताने के लिए हम अक्सर शैल और विल की जगह गोइंग टू यूज़ करते हैं। अब उन्होंने हमें कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, उनमें उन सेंटेंसेस में उन्होंने कहा है कि जहाँ पे गोइंग टू यूज़ हुआ है वहाँ पे आप फ्यूचर टेंस लगाएं, यानी कि विल या शैल लगाएं, और जहाँ पे फ्यूचर टेंस है यानी कि विल या शैल है वहाँ पे आप गोइंग टू यूज़ करें, ठीक है। दोनों सही होते हैं, कोई मसला नहीं होता, आप शैल लगा लो, विल लगा लो, या फिर आप गोइंग टू लगा लो, कोई मसला नहीं होता। माई फादर इज़ गोइंग टू बिल्ड अ बोट नेक्स्ट सैटरडे, मेरे फादर नेक्स्ट सैटरडे को एक बोट बनाने वाले हैं। इज़ गोइंग टू का मतलब कि बनाने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको रिप्लेस करना है फ्यूचर टेंस से, तो मैं लिखूँगी माई फादर शैल बिल्ड अ बोट नेक्स्ट सैटरडे। इज़ यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इज़ आता है जब हमने ING लगाना हो, ठीक है। इज़ गोइंग टू, अगर यहाँ पे कोई इज़ जंपिंग आना होता तो फिर भी इसके साथ, उस जंपिंग के साथ इज़ आना था, क्योंकि ING होता। तो इज़ तब आता है जब वर्ब के साथ ING हो, लेकिन यहाँ से हम गोइंग को ख़त्म कर रहे हैं, हमने विल या शैल लगाना है, तो इज़ ख़त्म हो जाएगा और आ जाएगा माई फादर शैल बिल्ड अ बोट नेक्स्ट सैटरडे। उसके बाद आई शैल सेल इट ऑन द लेक, मैं उसको लेक पे उसके अंदर सफ़र करूँगा। तो यहाँ पे शैल उन्होंने यूज़ किया है, उसकी जगह हमने गोइंग टू लगाना है। तो आई है क्योंकि, तो यहाँ पे इज़ नहीं आएगा, आर भी नहीं आएगा, एम आएगा, ठीक है। आई एम गोइंग टू सेल इट ऑन द लेक, ठीक है। तो जैसे हमने इज़ गोइंग टू की जगह शैल लगा दिया था, वैसे ही यहाँ पे शैल की जगह एम गोइंग टू आ जाएगा। आई एम गोइंग टू सेल इट ऑन द लेक। उसके बाद इट लुक्स एज इफ़ इट विल रेन सून, ऐसा लग रहा है कि अनकरीब बारिश होने वाली है। तो यहाँ पे विल की जगह हमने गोइंग टू लगाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा जी इट लुक्स एज इफ़ इट इज़ गोइंग टू रेन सून। इट के बाद इज़ गोइंग टू आ जाएगा, जैसे हमने सेकंड सेंटेंस में शैल की जगह एम गोइंग टू लगाया था क्योंकि आई था, तो यहाँ पे वैसे ही इज़ गोइंग टू आ जाएगा। उसके बाद आई शैल गो टू द लेक ऑन सैटरडे, मैं सैटरडे को लेक पे जाऊँगा या जाऊँगी। यहाँ पे शैल है, उसकी जगह हमने गोइंग टू लगाना है, और आई है तो आई के साथ ऑब्वियस है कि एम आएगा, ठीक है। तो हम लिख लेंगे आई एम गोइंग टू द लेक ऑन सैटरडे, मैं सैटरडे को लेक पे जा रही हूँ।
उसके बाद देयर विल बी अ हॉलीडे ऑन सैटरडे, सैटरडे को छुट्टी होगी। विल है यहाँ पे, तो विल को हमने चेंज करना है इज़ गोइंग टू या खाली गोइंग टू से, तो यहाँ पे भी आ जाएगा इज़ गोइंग टू, यानी कि सेंटेंस हो जाएगा देयर इज़ गोइंग टू बी अ हॉलीडे ऑन सैटरडे, कि सैटरडे को छुट्टी होगी। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज देख लें। यहाँ पे वो कह रहे हैं जी यूजिंग ought to, कि ought to को कहाँ पे और कैसे यूज़ करना है। द वर्ब ought to यूजुअली मीन्स दैट वी शुड डू समथिंग। ought to का मतलब होता है कि हमें कोई काम करना चाहिए, ठीक है। जब हमने किसी को कहना हो कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, तो हम उसको कहेंगे कि यू ought to do this। और जब हमने खुद अपने बारे में कहना हो कि मुझे ये काम करना चाहिए, तो फिर हम अपने बारे में कहेंगे कि आई ought to do फलाना काम, ठीक है। तो एक एग्ज़ाम्पल उन्होंने दी हुई है, योर फेस इज़ डर्टी यू ought to have a wash। तुम्हारा मुंह गंदा हो रहा है, तुम्हें ज़रूरत है, तुम्हें चाहिए कि तुम इसको धो लो। यू ought to have a wash की जगह आप ये भी लिख सकते हो यू ought to wash it, तुम्हें चाहिए उसको धो लो, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम शुड यूज़ करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप ought to यूज़ करते हो, तकरीबन सेम हैं, ये थोड़ा सा फ़र्क है बस इनमें। राइट अ रिप्लाई टू ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग ought to। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं, उन्होंने कहा है कि इनके आपने रिप्लाइज़ लिखने हैं ought to यूज़ करते हुए, ठीक है। माई शू इज़ ब्रोकन, मेरा जूता टूट गया है। यू ought to mend it, तुम्हें चाहिए कि तुम इसको ठीक करा दो। यू ought to have it mended, तुम्हें चाहिए, इसका भी वही मतलब है कि तुम्हें चाहिए कि तुम इसको ठीक करा दो, ठीक है। 3 of my arrows are up the tree, मेरे 3 एरोज़ जो हैं वो ऊपर दरख्त में फंस गए हैं जाके। यू ought to get them down, तुम्हें चाहिए या तुम ऐसा ऑर्डर दे रहे हो आप, या आप ये कह रहे हो कि तुम्हें चाहिए कि तुम ऐसा करो, ठीक है। ये लाइक आप ऑर्डर के उसमें भी आ सकता है कि हम ऑर्डर कर रहे हो किसी को, तभी हम ought to कहेंगे, या हम उसे ये बता रहे हो कि तुम्हें ये चाहिए कि तुम ये करो, तो तब भी हम ought to यूज़ करेंगे। यू ought to get them down, तुम्हें चाहिए कि तुम उनको वापस ले आओ या तुम ऐसा करो। उसके बाद और कैट हैज़ फॉलन इनटू द सूप, हमारी बिल्ली सूप में गिर गई है। यू ought to get her out ASAP, एज़ सून, ASAP का मतलब होता है एज़ सून एज़ पॉसिबल, उसकी शॉर्ट फॉर्म है ये। यू ought to get her out ASAP, कि तुम्हें चाहिए कि तुम उसको फ़ौरन बाहर निकालो सूप में से। माई सिस्टर हैज़ गॉट अ बैड कोल्ड, मेरी बहन को काफ़ी बुरी ठंड लग गई है। यू ought to get her a medicine, तुम्हें चाहिए कि तुम उसके लिए मेडिसिन ले आओ, या फिर आप ऑर्डर कर रहे हो कि तुम जाओ और उसके लिए मेडिसिन लेके आओ। द रेयर व्हील हैज़ अ पंक्चर, पीछे का रेयर मतलब पीछे का जो व्हील है उसमें पंक्चर है, यानी कि वो कहीं से उसमें कोई सुराख है या फटा हुआ है वो। यू ought to mend it, तुम्हें चाहिए कि तुम उसको ठीक करो, उसको सही करो, या ये भी लिख सकते हो यू ought to get it mended, कि तुम्हें चाहिए कि तुम उसको ठीक करवाओ जल्द से जल्द। देयर इज़ नो पेट्रोल इन द जीप, के जीप में पेट्रोल नहीं है। यू ought to put some in, तुम्हें चाहिए कि तुम इसके अंदर थोड़ा सा डाल लो, या आप ऑर्डर कर रहे हो सिंपल कि तुम इसमें डाल लो थोड़ा सा पेट्रोल, ठीक है। तो ये थी, अगर आप लोगों को समझ ना आया हो कोई भी कॉन्सेप्ट, क्योंकि थोड़े से कॉन्सेप्चुअल थे आज एक्सरसाइजेज़, तो अगर नहीं समझ आई तो मुझे पूछ लें, मैं कोशिश करूँगी दोबारा आप लोगों को वीडियो बना के समझाने की कोशिश करूँ, और अगर आ जाए तो गुड। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।